नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भविदीप भाटिया और आज हम करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिकोड समझेंगे। अ, अक्सर ये बोला जाता है कि पार्टनर लाइफ पार्टनर यानी कि आपकी पसंद का हो तो जीवन कहते हैं बहुत आसानी से चला जाता है, परंतु मैं आज एक और आपसे कुंडली शेयर करूंगा बिकॉज मैंने इस कुंडली को, ये मेरे क्लाइंट की कुंडली है, मैंने इसको केस स्टडी के तौर पे लिया हुआ है और कुछ जो मैं टॉपिक को भी आपसे शेयर कर रहा हूँ कुछ इसी तरह की कुछ आप कह सकते हैं कि दिक्कतें इस जातक ने अपनी कुंडली अपने इस जीवन में जो है फेस करी और जब उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, टॉक्स हुई तो हमें सारी चीजें देखने को मिली। तो मुझे लगा कि इससे कोई ऑप्ट जो है कुंडली होगी नहीं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि आपको जीवन को किस तरह से देखना है और क्या लव मैरिज जो होती है क्या वो हमेशा अच्छी होती है। नहीं, इसका एक कड़वा सा उत्तर है, बिल्कुल नहीं। आप देखिए इस कुंडली के अंदर, जो आप कुंडली अभी देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको आज लव मैरिजेस पहली बात तो होगी या नहीं होगी इसको क्लियर करता हूं। पहले प्रश्न को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर अगला प्रश्न साथ साथ ही ले लेंगे। लव मैरिज होने का बेसिकली जब हम देखते हैं योग है या नहीं है, तो लव मैरिज होती है 7वें घर की या 5वें घर की कॉम्बिनेशन होने के कारण। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों के लॉर्ड एक ही घर में पड़ जाएं। जैसे कि आप इस कुंडली के अंदर देख रहे हैं कि मंगल और बुध जो है 3rd हाउस के अंदर पड़े हुए हैं, परंतु अब पड़े हुए हैं और इस कुंडली के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे लव मैरिज हुई भी, परंतु एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये हुआ कि कुछ समय तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, परंतु उसके बाद धीरे धीरे जो है रिलेशनशिप के अंदर बिटरनेस आने लगी। पर अब ये बिटरनेस क्यों आने लगी उसको भी समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ चैप्टर्स जो शुरू में डिस्कस किए थे उसमें मैंने काफी चीजें आपको समझाई हैं, एनिमेटिक रिलेशनशिप्स और इन सारी बातों को मैंने बिल्कुल इन डेप्थ सारी चैप्टर्स में क्लियर किया है। तो आप इस बात को समझिए कि मंगल जो है यहाँ पर 7वें घर का लॉर्ड है और 5वें घर का जो लॉर्ड है वो जो है बुध है। तो 5वें और 7वें घर का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे पड़ा है वो लव मैरिज के योग देता है और बहुत प्रबल योग देता है, परंतु मंगल और बुध की जो है युति आपस में अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल और जो बुध है वो आपस में एनिमेटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो शुरू में इस रिलेशनशिप के अंदर सारी चीजें उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर रहेंगी, मगर जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हुई, टाइम बीतता गया, तो जो है इस रिलेशनशिप के अंदर काफी दिक्कतें आई भी और आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर काफी बेटरनेस है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये तो था एक एग्जांपल। अब दूसरा कौन सा तरीका है हमारे को जज करना कि कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग है या नहीं। 7वें घर का लॉर्ड लीजिए और 9वें घर का लॉर्ड लीजिए। अब यहाँ पर इस कुंडली के अंदर देखेंगे कि 9वें घर का लॉर्ड जो है वो शनि है, परंतु वो उच्च का पड़ा हुआ है। परंतु यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि मंगल का शनि के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस कुंडली को, तो हाँ रिलेशनशिप नहीं है, इस कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं दिख रहे। मतलब ये तो एक ही कुंडली है, मैं तो आपको एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ, यानी कि 3 सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन तीनों सिचुएशंस को मैं आपको समझा रहा हूँ कि 7वें घर का रिलेशनशिप जब 5वें घर से हुआ, यानी कि दोनों के लॉर्ड इकट्ठे बैठे, ये हमने लाइव इस कुंडली में देखा। परंतु 7वें घर का रिलेशनशिप जब 9वें घर के रिलेशनशिप लॉर्ड से होगा तो भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। परंतु यहाँ पे फिर से वही चीज देखनी है कि 7वें घर का रिलेशनशिप लॉर्ड जो है उसकी कंपेटिबिलिटी 9वें घर के लॉर्ड के साथ है या नहीं है। तो 9वें घर का लॉर्ड जो है शनि है, शनि और मंगल जो है उनकी आपस में नहीं बनती है, दोनों का जो है एनिमेटिक रिलेशनशिप होता है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप शुरू में अच्छा चलेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें समझना चाहिए कि अगर ये रिलेशनशिप लव मैरिज का होता और इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स के कारण होता तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाता। शुरू में अच्छी रहती चीजें और नहीं चल पाता। परंतु अब एक बात और समझते हैं, अब हम तीसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको और चीजें इन डेप्थ लेके जाऊंगा, समझाऊंगा। अब यहां पर एक चीज और समझिए, जब 5वें घर का रिलेशनशिप 9वें घर के साथ के लॉर्ड के साथ हो तो क्या स्थितियां बनती हैं। अब आप इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 3 जो हाउसेज हैं उनको मेन मान के चलिए। 3 हाउसेज जो हैं वो है 5वां, 7वां या 9वां। अब 9वें घर के हाउस का यहाँ पे लॉर्ड है शनि, 5वें घर का लॉर्ड जो है बुध जो पड़ा है 3रे घर में। आपस में ना कोई दृष्टि संबंध है। दृष्टि संबंध जो होता है बेसिकली या तो जब 2 ग्रह आमने सामने जो होते हैं वो
180 डिग्री की दृष्टि दे रहे होते हैं। इसके अलावा दृष्टियों का एक चैप्टर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, वो आपको समझा दूंगा। कुछ हर एक ग्रह की जो है आप ये मान के चलिए कि 180 डिग्री पे जो आमने सामने ग्रह होते हैं वो तो 180 डिग्री से की दृष्टि से एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना कोई दृष्टि संबंध है, ना यहाँ पे ये है कि 5वें घर का लॉर्ड और 9वें घर का लॉर्ड इकट्ठे बैठे। तो उस लहजे से भी देखेंगे तो इस कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं है। तो 2 लहजों से नहीं है, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू समझे, 2 से नहीं है, परंतु एक पॉइंट ऑफ व्यू जब हमने समझा इसी कुंडली के अंदर, तो 5वां और 7वां घर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें समझ आया और वहां पर लव मैरिज के योग बने। परंतु उम्मीद ये लग रही थी कि रिलेशनशिप शुरू में अच्छा जाएगा और आगे जाके बेटर होगा, और लगभग कुछ ऐसा हुआ भी। बिकॉज यहाँ पे मैं आपसे किसी की पर्सनल लाइफ तो डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपसे हमारे जो इस क्लाइंट है इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ ये सारी स्थिति को समझा रहा हूं। तो लव मैरिज उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। और लव मैरिज का दूसरा पहलू, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, डाइवोर्स, तो वो भी मैंने आपको एक चैप्टर में समझाया था पीछे। आजकल हमारे समाज में डाइवोर्सेस का नंबर काफी बढ़ गया है, परंतु जो भी लोग ज्योतिष के अंदर विश्वास करते हैं, अगर आप इन मानक्स, इन पैरामीटर्स या इन मेजर्स के हिसाब से कुंडली को आंकलन करेंगे, कुंडली को जांचेंगे, लगन टू लगन आप मैच करेंगे, कंपैटिबिलिटी देखेंगे और अपनी रिलायबिलिटी जो है केवल गुणों के ऊपर ना रखेंगे और साथ में नवमांश चार्ट का भी आंकलन करेंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने एक सही मैच किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक, बड़े आराम से, सिंपल वे में सारी चीजें समझाई हैं कि हमें जब शादी करनी है तो हमें अपने पंडित जी से इन बातों को पूछना है कि आप लिस्ट बनाइए क्या क्या पूछना है। कि पंडित जी, आप पहले ये बताइए कि आपने हमारा लगन का कंपैटिबिलिटी देखा? यस, नंबर 1। आपने गुण बताए, गुण इतने मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इतने गुण मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर नंबर ऑफ गुण ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज में, क्या आपने मांगलिक दोष का आंकलन किया? अगर मांगलिक दोष का आंकलन किया है तो उस केस में मांगलिक दोष अगर दोनों कुंडलियों में से एक भी कुंडली में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 28 साल तक उस रिलेशनशिप को या उस रिश्ते को ना करें। आप जो है टू बी ऑन द सेफर साइड 28 साल के बाद कर लें, जब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है 28 साल की एज क्रॉस कर लेते हैं। तो ये एक तीसरा पैरामीटर हो गया। आप चौथा चीज समझिए, पंडित जी को बोलिए कि पंडित जी, आप जो है नवमास चार्ट के अंदर भी 7वें घर की स्थिति की जांच कीजिए और उसके बेस पे हमारे को बताइए कि अब जो है इन 4 क्राइटेरिया को जज करने के बाद आपका क्या डिसीजन है। क्या हमें इस रिश्ते को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, चेकलिस्ट बनाइए, अपने पंडित जी से इन बातों को कंफर्म कीजिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दोष हो सकता है, एज वेल एज जो कुंडली आपसे कंपैटिबल होने के लिए या मैच होने के लिए आई है उस कुंडली के अंदर भी कुछ खामियां हो सकती हैं। परंतु हमें जो है दोनों पक्षों को, कहते हैं, अनबायस्ड रूप में देखना है, बिना किसी पार्शियल व्यू से देखना है, और हमें देखना है, हमें जज करना है कि एक्चुअल स्थिति में क्या बन रही है, जिसके हिसाब से हम कोई डिसीजन ले सके। और लाइफ का जो इतना महत्वपूर्ण डिसीजन है जिसे आप विवाह बोलते हैं, क्या हम उसको करें या ना करें या कुछ समय के बाद करें। तो इन सारी स्थितियों को आप नोट कीजिए और क्रॉस वेरीफाई कीजिए। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स लगते हैं, आप इस कुंडली के अंदर देख रहे हैं, मैंने आपको हर एक चीज विस्तार पूर्वक समझाई है। और 5वां, 7वां और 9वां घर कतई कभी भी मत भूलिए, उसको हमेशा दिमाग में रखिए जब भी आप विवाह, डाइवोर्स या लव मैरिज से संबंधित कोई भी बातचीत कर रहे हो। और जहां पर आप कह रहे हो कि ज्योतिष का एंगल बीच में आ रहा है, तो आप इन 3 घरों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपके लगन साइन की क्वालिटी हमेशा मैटर करती है, आपके कैरेक्टर को भी लेकर और एज वेल एज आपके जीवन यापन को भी लेकर और एज वेल एज आपके ओवरऑल रिलेशनशिप और लाइफ को भी देकर।
तो अपने लगन साइन की क्वालिटी हमेशा देखिए, उसकी डिग्री देखिए, उसका उच्चत्व देखिए, उसका नीचत्व देखिए। और अगर यदि आपका लगन साइन भी नीच का है तो आप उसके डोनेशंस कर सकते हैं। नीच के ग्रहों का कभी भी स्टोन ना पहने, हमेशा उनके दान करें, वो एक बेहतर उपाय है। क्योंकि जब भी आप किसी नेगेटिव ग्रह को या किसी भी नेगेटिव परिस्थिति को, इवन तक आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी नेगेटिविटी को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो खराब ही होगा। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये जो है सारी क्लैरिटी मिली होगी। और मैंने इन पिछले 3 चैप्टर्स के अंदर विवाह, डाइवोर्स, लव मैरिज सब इन डेप्थ क्लियर किया है और उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। और फिर भी कोई डाउट्स हैं तो मेंशन कीजिए कमेंट्स के अंदर, मुझसे पूछिए और मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अपनी लाइफ की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हम उसमें आपके लिए भागीदार हो सकते हैं, हम अपना सहयोग दे सकते हैं, तो हम जरूर देंगे। डॉक्टर भव्यदीप भाटिया के साथ बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मिल रहा है परस्पर, तो उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी आपको फ्यूचर में भी वैल्यू देते रहेंगे इस तरह की, जिस वैल्यू से आपके जीवन में परस्पर उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।